ये पार्ट सेकंड के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम मंत्रिपरिषद एवं उसके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन संघीय स्तर पर प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद की भांति राज्य में भी एक मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कार्य करती है, जो राज्य की वास्तविक सत्ता है। अब इसका गठन किस प्रकार से होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल को सहायता और परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के मंत्रिपरिषदों में 4 प्रकार के मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। पहला स्तर है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री और चौथा संसदीय सचिव। वर्तमान में जो मंत्रिमंडल की जो सदस्यों की संख्या है वो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद में केवल विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% से अधिक नहीं हो, वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। अर्थात जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो उसके 15% 30 सदस्य ही मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। ये 91वें संविधान संशोधन के बाद ये पारित किया गया। इसकी संख्या निर्धारित की मंत्रिपरिषद की। सामान्यतः महत्वपूर्ण, संवेदनशील तथा वर्धाकार के विभाग या मंत्रालय वरिष्ठ, अनुभवी तथा प्रभावी राजनेताओं को प्रदान किए जाते हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। ऊपर हमने देखा था तो मंत्री स्तर के सबसे पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वो एक तो बड़ा विभाग हो या मंत्रालय हो और अति संवेदनशील हो, ऐसे मंत्रालय विभाग का अनुभवी और प्रभावी राजनेता को प्रदान किया जाता है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। कैबिनेट के पश्चात राज्य मंत्री का दर्जा होता है। यहाँ राज्य से आज से प्रांत से नहीं है बल्कि मध्य स्तरीय मंत्री से है। कुछ बड़े विभागों में कैबिनेट तथा राज्य मंत्री दोनों प्रकार के मंत्री होते हैं। उप मंत्री का स्तर निम्न स्तरीय है। इसी प्रकार संसदीय सचिव का पद भारतीय मंत्रिपरिषद प्रणाली में उन लोगों के लिए भी है जिन्हें मंत्री पद के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। सामान्यतः संसदीय सचिव के रूप में नियुक्तियां बहुत कम होती है। मंत्रियों को उनके दर्जे के अनुसार दायित्व, शक्तियां और सुविधा प्रदान की जाती है। अब देखिए मंत्रिमंडल क्या है। अपने मंत्रिपरिषद के बारे में देखा है कि मंत्रिपरिषद में केवल संविधान संशोधन के बाद में 15% ही विधानसभा के सदस्य में से 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल होता है, वो क्या है देखिए। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु मंत्रिमंडल कैबिनेट का वर्णन नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही सरकारों में मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद का पर्यायी बन चुका है। वस्तुतः मंत्रिपरिषद के वे मंत्री जो कैबिनेट स्तर के होते हैं तथा जिनके पास महत्वपूर्ण प्रकृति के मंत्रालय का विभाग होते हैं, वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो समूह बनाते हैं वह मंत्रिमंडल कहलाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में छोटा होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है कि जो मंत्रिपरिषद गठित की गई है उनमें से जो महत्वपूर्ण जो विभाग है और कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं उनके समूह जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बनाया जाता है, उससे कैबिनेट मंडल कहा जाता है। अब देखिए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर भी यही है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के सभी स्तर के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट स्तर के राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसद सचिव, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर का होता है। मंत्रिमंडल छोटा आकार होता है और मंत्रिपरिषद बड़ा आकार का होता है। ये सामान्यतः इसमें अंतर है।
अब योग्यता देखें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की क्या क्या योग्यता होगी। राज्य मंत्रिपरिषद में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पूर्व विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः राज्य विधानमंडल का सदस्य ही मंत्री बनाया जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो विधायक नहीं हो। यदि ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे नियमानुसार 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना आवश्यक है। इस प्रकार राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री के लिए वही योग्यता है जो विधायक बनने के लिए आवश्यक है। विधायक की जो योग्यता जो निर्धारित की है संविधान में, जैसे भारत का नागरिक हो, विधानसभा के सदस्य के लिए उसे कम से कम 25 वर्ष या विधान परिषद के सदस्य जो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और संसद निर्धारित करे कि उसकी योग्यता क्या हो। संसद समय समय पर निर्धारित कर सकती है। वो पागलपन नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, किसी अन्य लाभकारी पद पर कार्यरत नहीं हो, कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता। ये सारी उसकी पात्रता है। अब मंत्रिपरिषद जो शपथ लेता है, ये शपथ क्या है इसकी? राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार राज्य के मंत्री पद धारित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। उसका जो प्रारूप है वो है, मैं अमोक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में या कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। तो इस बात की वो मंत्री शपथ लेता है। अब इसकी पद मुक्ति, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं, लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 164(2) में यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः जब तक विधानसभा का समर्थन मंत्रिपरिषद को प्राप्त है उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री चाहे तो किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है तथा राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग करके नई मंत्रिपरिषद गठित कर सकता है। बहुधा किसी मंत्री की विवादित प्रकरण में उलझने या स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने या मंत्रिपरिषद के किसी नीतियों से असहमत होने पर मंत्री स्वयं भी त्यागपत्र दे सकते हैं। सामान्य परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का है और संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और डूबते हैं। अब देखिए मंत्रिपरिषद के क्या क्या कार्य हैं। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक शासन संचालन शक्ति है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद मुख्यतः निम्न कार्य करता है। पहला है राज्य शासन संचालन। राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समस्त प्रशासकीय, अर्ध प्रशासकीय, प्रशासनिक संस्थाओं पर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण रहता है। राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में स्थापित तथा संचालित समस्त प्रशासनिक संरचनाएं राज्य सरकार के किसी न किसी विभाग के अधीन होती है और सरकारी विभागों के उच्च स्तर पर राजनीतिक मंत्री होता है। मंत्री अपने अधीन विभाग के सचिवों तथा अन्य अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी एवं विभागीय गतिविधियों को नियंत्रण निर्देशित करता है। किसी भी विभाग के अधीन कार्यरत कार्यालय में हुई अनियमितता तथा लापरवाही सीधे संबंधित मंत्री को प्रभावित करती है। अतः मंत्री का यह दायित्व है कि वह अपने विभाग के उद्देश्यों, लक्ष्यों, कार्यक्रमों एवं दायित्वों के प्रति सतत जागरूक रहे। दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य तथा उच्च स्तरीय निर्णय मंत्री महोदय की कुशलता पर निर्भर करते हैं। तो मंत्रिपरिषद का जो पहला कार्य है शासन संचालन के लिए, प्रत्येक मंत्री अपना विभाग का जो शासन संचालन है किस प्रकार से करता है, नियंत्रण करता है, वो अपने आप ने समझा। दूसरा नीति एवं
कार्यक्रम निर्माण। जनसाधारण से निर्वाचित लोकप्रिय राजनेताओं से बनी मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तव की नीति निर्माता संस्था है। राज्य के विकास को गति देने, चुनावी वादों को पूरा करने, आम आदमी की मूलभूत सुविधा पूरी करने तथा जन कल्याण एवं शांति बनाए के उद्देश्य से पूर्ति हेतु नीतियाँ एवं कार्यक्रम निरूपित किए जाते हैं। तो सामान्यतः ये कहा जा सकता है तो नीति निर्माण का कार्य जो मंत्रिपरिषद करती है वो राज्य की स्थिति, चुनावी वादे और मूलभूत सुविधा जो आम आदमी की है उसको देखते हुए जन कल्याण की शांति व्यवस्था बनाए रखने के तहत ये नीति निर्माण का कार्य करती है। अब है विधि और नियम निर्माण। विधि एवं नियम निर्माण। संविधान की राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार का है। राज्य व्यवस्थापिका अर्थात विधानमंडल में प्रस्तुत हेतु नए कानून या पूर्व प्रचलित कानून में संशोधन हेतु बिल का निर्माण, उनकी रूपरेखा तथा आवश्यक प्रावधान को समावेश एवं व्यवहारिक के क्रम में प्राय मंत्री गण विचार विमर्श कर लेते हैं। सरकारी बिल मंत्रियों द्वारा राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। चूँकि विधानमंडल में प्रत्येक बिल पर व्यापक विचार विमर्श तथा बहस होती है, अतः सत्तारूढ़ दल की मंत्रिपरिषद इन बिलों की अनुमति प्रदान करने से पूर्व उनके प्रत्येक पक्ष को भली भांति पकड़ लेता है ताकि विपक्षी सदस्य की शंकाओं और प्रश्नों को उत्तर दिया जा सके। राज्य विधानमंडल में सरकार द्वारा प्रस्तुत इन बिलों का पारित न होना एक प्रकार से सरकार की पराजय मानी जाती है। इस प्रकार राज्यपाल द्वारा जारी होने वाले अध्यादेश भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार होता है। अध्यादेशों तथा बिलों के व्यवहारिक निष्पादन के लिए नियम व विनियम भी निर्मित किए जा सकते हैं जो नौकरशाही की सहायता से तैयार किए जाते हैं। तो विधि एवं नियम विनियमों का निर्माण मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अगला जो कार्य है बजट संबंधी कार्य करना। आधुनिक प्रशासनिक तंत्र में प्राणवायु के रूप में वित्त की महत्वता सर्वसिद्ध है। राज्य सरकार के कार्यों को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रत्येक वर्ष आय और खर्च का विवरण तैयार करना अर्थात बजट बनवाना मंत्रिपरिषद का अहम कार्य है। भारत के संविधान में बजट शब्द कहीं प्रयुक्त नहीं किया गया है, बल्कि इसमें वार्षिक आय और व्यय का विवरण कहा गया है। प्रत्येक मंत्री अपनी संबंधित विभाग की योजनाओं तथा गैर योजना मदों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रत्येक प्रशासनिक इकाई से तैयार करवाता है। इसके पश्चात समस्त विभागों का समग्र बजट मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत होता है। इसके पश्चात विधानमंडल में बजट का प्रस्तुतिकरण एवं आवश्यक संशोधन होते हैं। विधायिका द्वारा बजट स्वीकृति होने से पूर्व इसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानमंडल में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो बजट निर्माण संबंधी जो कार्य है वो मंत्रिमंडल का कार्य है। अब देखिए अगला कार्य जो है कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासनिक कार्यों की क्रियान्विति तथा शासन के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लोक सेवकों की विशाल टीम प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद अपने अधीन आने वाले विभागों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई इत्यादि के क्रम में नीतियाँ तैयार करती है। इन कार्मिक नीतियों के निर्माण के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद कार्मिकों की छंटनी, किसी विभाग को समाप्त करने या नया विभाग खोलने, नए पदों का सृजन करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने, वेतनमानों में संशोधित करने तथा उच्च पदों पर पदस्थापित एवं स्थानांतरित संबंधित निर्णय भी लेते हैं। राज्य सेवा नियमों में संशोधन इत्यादि के कार्य भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य सरकार के मंत्री अचानक किसी कार्यालय का दौरा कर कार्मिक तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। तो कार्मिक प्रशासन में जो नियंत्रण का कार्य है
वो मंत्रिमंडल द्वारा होता है। प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख मंत्री होता है और वो उस विभाग पर पूर्णतः कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। अगला जो कार्य विभिन्न स्तरों पर समन्वय का समन्वय का अर्थ है उचित तालमेल स्थापित करना। सरकारी कार्यों या प्रशासन के क्षेत्र में हो रहे विस्तार के कारण अब समन्वय की स्थापना करना एक जटिल समस्या बनती जा रही है। कई बार सरकार के किसी एक विभाग की नीति या कार्यक्रम का प्रभाव दूसरे विभाग पर पड़ने के कारण आपसी विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद के माध्यम से समन्वय या सुलह कराया जाता है। एक विभाग में कैबिनेट, राज्य तथा उपमंत्री के मध्य भी कई बार टकराव की स्थिति बन जाती है, तो समन्वय संबंधी कार्य इसमें किया जाता है। अंत में निष्कर्ष, उपर्युक्त वर्णित कार्य मंत्रिपरिषद अर्थात सभी दर्जे के मंत्रियों द्वारा संपादित होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि नीति निर्माण, बजट निर्माण, महत्वपूर्ण कार्यों को निर्णय इत्यादि केवल वरिष्ठ जो कैबिनेट स्तर के जो दर्जा प्राप्त मंत्री है या उनको मंत्रिमंडल कहा जाता, उसके द्वारा ही लिया जाता है। इस प्रकार व्यवहारिक धरातल पर मंत्रिमंडल ही मंत्री परिषद है। धन्यवाद।